Hello students, how are you? Today's topic is the French Revolution class 9 history part 3. Today's subtopic is the causes of French Revolution. So dear students, जिन बच्चों ने part 1 और 2 नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिए. Now let's start. So फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे रीजन थे. सबसे पहले हम इनकी जानेंगे what were the social reasons of French Revolution. Social reasons. Dear students, French society was divided into 3 states. First state, clergy; second state, nobility; and third state, businessmen, merchants, traders, peasants, slaves, servants. So इस प्रकार से फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड है. लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में क्या है? लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर. फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या है? दे आर एंजॉइंग प्रिविलेजेस. उनको प्रिविलेजेस मिले हैं, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जबकि थर्ड स्टेट को ऐसा नहीं मिला हुआ है. और फर्स्ट एंड टू स्टेट को टैक्स देने से भी छूट मिली हुई है. क्या बताया मैंने? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को भी टैक्स देने से छूट मिली हुई है, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस. एंड थर्ड स्टेट है जो पीजेंट्स है, जो सर्वेंट्स है, उनको क्या करना है? टैक्स पे करना पड़ रहा है. तो इस प्रकार से फ्रांस के लोग इस सिस्टम से नाराज थे. सो दीज वर द सोशल रीजंस फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. नेक्स्ट है पॉलिटिकल रीजन. और डियर स्टूडेंट्स, आप सोशल रीजन के लिए पार्ट 2 जरूर देख लीजिए, दैट इज टॉल्ड इन डिटेल. ओके, नेक्स्ट रीजन इज पॉलिटिकल रीजंस. डियर स्टूडेंट्स, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुईस 16. लुईस 16 वाज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. लेकिन हम थोड़ा सा जो ही बिलोंग्स टू बोर्बो डायनेस्टी. किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? ही बिलोंग्स टू बोर्बो डायनेस्टी से बिलोंग करता है. तो बोर्बो डायनेस्टी के किन किन राजाओं ने यानी कि शासन किया था, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम बता देते हैं आपको. देखो डियर स्टूडेंट्स, बोर्बो डायनेस्टी 5 रूलर्स ने रूल किया था. कितने राजाओं ने शासन किया? बोर्बो डायनेस्टी के 5 राजाओं ने शासन किया था, जिनका नाम है, आप यू कैन राइट ऑल्सो, हेनरी 4, लुई 13, लुई 14, लुई 15 एंड लुई 16. इस प्रकार से बोर्बो डायनेस्टी के 5 राजाओं ने शासन किया था. सबसे पहले हम जानते हैं लुई 14 के बारे में थोड़ा सा बता दें. आपके चैप्टर में लुई 16 के बारे में, लेकिन लुई 14 के बारे में बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को. देखो लुई 14 जो रूलर था, उसने 54 ईयर्स तक शासन किया था. कितने साल तक शासन किया था? 54 ईयर्स तक रूल किया था, जिसमें 28 ईयर्स तक उसने क्या किए? युद्ध किए थे, पड़ोसी देशों के साथ युद्ध किए थे. और युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे और युद्ध के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था. तो इसमें आप देखिएगा 54 ईयर्स में से 54 ईयर्स शासन किया और 28 ईयर्स तक क्या किया? उसने युद्ध किया. और नेक्स्ट लुईस 14 ने फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस. पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक प्लेस है वर्साइल. क्या नाम बताया? फ्रांस की कैपिटल क्या बताई? पेरिस. और पेरिस से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है एक प्लेस का नाम है वर्साइल. और वर्साइल में लुईस 14 ने बहुत ही सुंदर सुंदर महल बनाए और वहां पर भी बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया. और लुई जितने भी बोर्बो डायनेस्टी के रूलर्स हुए थे, वो क्या थे? अब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क थे, यानी निरंकुश राजा थे. और लुई 14 क्या कहता था पता है? मैं ही शासन हूं, आई एम द स्टेट. अच्छा, एक फिल्म का नाम बता देता हूं, बाहुबली. उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग है. वो डायलॉग किसने बोला है वो मेरे कमेंट में आप लिख करके जरूर बताना. लेकिन डायलॉग मैं बता देता हूं. क्या है कि ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही शासन है. ये डायलॉग किसने बोला था? जरूर से जरूर मेरे कमेंट में बता देता. तो ये वाला जो रूलर है, लुईस 14 का रूल है, वही है बाहुबली वाला रूल है इसका. ये कहता है मैं ही शासन हूं. नेक्स्ट है लुईस 15 को क्या था? लुईस 15 को एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था. अपना टाइम किस में व्यतीत करता था? शिकार करने में, रंगरेलियां मनाने में या जुआ खेलने में. इनमें अपना टाइम पास करता था. इसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं था. नेक्स्ट है ये लुईस 16. लुईस 16 बिकेम रूलर ऑफ फ्रांस इन 1774. कब बना? 1774 में बना. तो इस समय इसकी एज कितनी थी? इसके 20 ईयर्स की एज थी, सिर्फ 20 साल का था. और इसकी शादी किससे हुई? मैरी एंटोइनेट से.
शादी किसी हुई मेरी एंटोनियत से, और मेरी एंटोनियत की उस समय एज थी 19 ईयर्स। मेरी एंटोनियत कौन थी? ऑस्ट्रिया जो साइड में एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है मेरी एंटोनियत, उससे इसकी शादी हुई है। मेरी एंटोनियत को भी फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक कारण माना जाता है। क्यों? मेरी एंटोनियत को क्या कहते थे फ्रांस के लोग? इसको कहते थे मैडम डेफिसिट, यानी कि श्रीमती घाटा कहकर के बुलाते थे। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि मेरी एंटोनियत जो दरबारी लोग होते थे या कुलीन लोग थे, अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, उनके साथ जुआ खेलती रहती थी, और जुए में बहुत सारा यानी कि लिवरे यानी कि पैसा खर्च कर देती थी। लिवरे क्या है? एक फ्रांस की करेंसी है जिसको 1794 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो बहुत सारा पैसा खर्च कर देती थी, और पैसा कहाँ से जाता था? शाही खजाने से जाता था। इसलिए फ्रांस के लोग इसको पसंद नहीं करते थे, और इसका नाम रख दिया था मैडम डेफिसिट, यानी श्रीमती घाटा नाम रख दिया था। नाउ कम इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस, जब फ्रांस में लुईस 16 राजा बनता है 1774 में, उसको क्या पाया जाता है? जो खजाना था, राजा का खजाना था, उसको खाली पाया जाता है, एम्प्टी ट्रेजरी, यानी खजाना खाली है। जब वो राजा बना तो खजाना खाली होने के रीजंस क्या थे? बहुत सारे रीजंस आपको बता दीजिए। सबसे बड़ा रीजन था लुई 14, जिसने बड़े सुंदर सुंदर महल बनाए थे वर्साइल में, और बहुत सारे युद्ध में पैसा खर्च कर दिया था। उसके बाद लुई 15 बना था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, और लुई 16 बना था, इसको खाया, खजाना खाली मिला। नेक्स्ट आप देखिएगा, अमेरिका वाज ऑल्सो अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। 1776 में अमेरिका क्या था? 13 कॉलोनीज में डिवाइड था। क्या बताया मैंने? अमेरिका वाज डिवाइडेड इनटू 13 कॉलोनीज, और इस पर किसका रूल था? ब्रिटेन का रूल था। अमेरिका ने हेल्प मांगी, किससे? फ्रांस से मांगी कि हमारी हेल्प कीजिए, हम आजादी लेना चाहते हैं, ब्रिटेन से आजादी लेना चाहते हैं। तो फ्रांस ने क्या किया? अमेरिका की हेल्प की टू गेट द इंडिपेंडेंस इन 1776 में। तो फ्रांस का वहां पर भी बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। और फ्रांस के जो लैंडर्स थे, जिन्होंने स्टेट को यानी कि राजा को बहुत सारा कर्जा दे रखा था, उन पर उन लैंडर्स ने क्या किया? 10% इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। 10% इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया जो पैसा दे रखा था राजा को, है ना। तो इससे भी यानी कि जो कर्ज है, डेट है, ऋण है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सपेंसेस। अब राजा को क्या है? डेली के जो कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे दरबार में लोग हैं ना, एजुकेशनिस्ट लोग हैं, या फिर बहुत आर्मी के लोग हैं, उन सभी को पैसा देना है, यानी कि महल को मेंटेन करना है। वर्साइल में बहुत सारे जो महल बने उनको मेंटेन करना है। अब इन सब के लिए डेली एक्सपेंसेस के लिए बहुत सारा पैसा की जरूरत है। तो राजा के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं टू इंक्रीज द टैक्स, और जैसे टैक्स लगाने की बात करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यानी कि फ्रांस की क्रांति होती है। नेक्स्ट रीजन इज राइजिंग ऑफ प्राइसेस। राइजिंग ऑफ प्राइसेस, डियर स्टूडेंट्स, फ्रांस में जो मेन फूड आइटम है वो है ब्रेड, और उस समय में ब्रेड की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है समझने की कोशिश कीजिएगा। 1715 में क्या बताया मैंने? इन 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन होती है 23 मिलियन, और 1789 में ये पॉपुलेशन बढ़ करके हो जाती है 28 मिलियन हो जाती है। देखो 1715 में कितनी मिलियन? 23 मिलियन। 1789 में कितनी मिलियन पॉपुलेशन हो जाती है? 28 मिलियन। तो नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो सेम रहता, वो बढ़ा ही नहीं। तो क्या है? फूड की डिमांड बढ़ जाती है, और फूड की जैसी डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। अब प्राइसेस बढ़ गए तो गरीब लोग हैं, आम आदमी है, वो खाना नहीं खरीद पा रहा है, ब्रेड नहीं खरीद पा रहा है। और दूसरे देखिए, जो वर्कर्स थे वर्कशॉप में काम करते थे, उनका वेजेस भी फिक्स है, वो वेजेस भी नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स है वो भी परेशान, वो भी खाना नहीं खरीद पा रहे हैं। और इसके अलावा फ्रांस में कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी जो कि ड्रॉट आ जाता था, अकाल पड़ जाता था, या हेल स्टॉर्म आ जाता, तूफान आ जाता, जिससे फसल बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन में तो लोगों के लिए जीना ही मुश्किल हो गया था। दिस सिचुएशन इज नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं ऐसी सिचुएशन को। एन एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। जब जीवन निर्वाह करने के भी साधन यानी खतरे में पड़ जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहेंगे। तो कई बार ये फ्रांस में ऐसा हो चुका था।
नेक्स्ट रीजन, ग्रोइंग मिडिल क्लास। मैंने तो अभी अभी बताया था फ्रांस में सिर्फ 3 ही कैटेगरी के लोग थे, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। लेकिन अभी अभी एक नई क्लास और इमर्ज हो गई है, नए लोग और इमर्ज हो गए। इसको क्या कहते हैं? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में कौन लोग थे? ये मैन्युफैक्चरर लोग थे, जिन्होंने ट्रेड किया था, ओवरसीज ट्रेड किया था, दूसरे देशों से जाकर के व्यापार किया था, ट्रेड किया था और वहां से पैसा कमाया, बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए, धनाढ़ हो गए हैं, है ना। और इस मिडिल क्लास में कौन कौन लोग हैं? यानी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, एजुकेटेड पर्सन्स हैं, और ये डिमांड करने लगे, इक्वलिटी की डिमांड करने लग गए हैं। और ये कहते हैं देयर शुड बी नो प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी को फ्रीडम होनी चाहिए। सो दिस वाज आल्सो ए रीजन ऑफ इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या? मिडिल क्लास। नेक्स्ट रीजन इज द रोल ऑफ फिलोसफर्स। फिलोसफर्स कौन लोग होते हैं? ये दार्शनिक लोग होते हैं, किसी सिस्टम के बारे में अपने विचार देते हैं और लोग कई बार इनसे इंस्पायर होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में क्या है, 3 ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हुए थे, जिनका नाम है जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो एंड मोंटेस्क्यू। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो अपने आइडिया दिए, विचार दिए, उनसे लोगों ने प्रभावित होकर के क्रांति की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम है इसकी पुस्तक का? नाम टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने बोला, क्या बोला? देयर शुड बी नो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, राजा का देवी अधिकार नहीं होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, राजा को क्या मानते हैं? देवता मानते हैं, है ना, देवता का अवतार मान लेते हैं या फिर देवी मान लेते हैं राजा को। और लोग है ना, राजा का आदेश इसलिए पालन करते हैं, भाई राजा ने जो आदेश दिया है ना, वो देवताओं का आदेश दिया है। तो इस प्रकार से देवी अधिकार नहीं होना चाहिए, राजा डिवाइन नहीं है, ऐसा इनका कहना था, इनका जॉन लॉक का। और एक और बताते हैं, बोले देयर शुड बी नो एब्सोल्यूट पावर, राजा के पास निरंकुश शक्तियां नहीं होनी चाहिए। ये कहने का मतलब है सारी शक्तियां राजा के पास नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर पर क्या होना चाहिए? अंकुश होना चाहिए, है ना, लिमिट लगानी चाहिए राजा की शक्तियों पर। ये विचार थे जॉन लॉक के। नेक्स्ट जो फिलोसफर हुआ है जीन जैक्स रूसो। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, है ना, लोगों की ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि लोगों की इच्छा के अनुसार काम करे। यानी कि जो गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, तो लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनेंगे और ये चुने हुए लोग है ना, जनता की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। तो इन्होंने कहा देयर शुड बी ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, किसके अनुसार काम करेंगे? जनता की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। ये विचार था किसका था? जीन जैक्स रूसो का। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश एन आइडियल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट फिलोसफर मोंटेस्क्यू। इन्होंने अपनी बुक लिखी, इसका जो नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इन्होंने बोला कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर, पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, यानी जो शक्तियां हैं एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर का डिवीजन होना चाहिए। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर का डिवीजन होना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी और जुडिशरी अपना काम करेगी। तो ये मॉडल है जो अमेरिका ने भी अडॉप्ट किया हुआ था। और प्रेजेंटली क्या है? प्रेजेंटली मान इंडियन डेमोक्रेसी है, काफी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उसमें भी प्रेजेंटली यही सिस्टम है। हमारे इंडिया में भी क्या है, जो पावर का डिवीजन है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और बच्चे ये 3 जो बुक का नाम बताया, जॉन लॉक की पुस्तक का नाम टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो की बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मोंटेस्क्यू की बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। These books are also very important. कई बार इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। So thank you very much dear students. Please share, subscribe and like. Thank you very much.